हेलो बच्चों, जय हिंद एंड वेलकम टू द मैथ्स क्लिप। आज हम देखने वाले हैं मैट्रिसेस। ये चैप्टर स्टार्ट ही हो रहा है, पहला लेक्चर है और काफ़ी कमाल का चैप्टर है। कमाल जो बोल रहा हूँ इसके पीछे दो रीजन है। एक तो ये काफ़ी फैमिलियर हो जाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि डिटर्मिनेंट हम पढ़ रखे हैं और डिटर्मिनेंट के बहुत सारे वहाँ के एप्लीकेशन हम यहाँ यूज करेंगे तो फैमिलियर हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट भी उतना ही है और छोटा चैप्टर है ये भी, तो छोटा होने से कम पढ़ना पड़ेगा और इंपॉर्टेंट है तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और इसके बाद आपके बोर्ड में भी रहता है, मेंस में भी है, एडवांस में भी है और स्टेट एंट्रेंस एग्जाम्स हर जगह हैं। तो और आगे भी मिलते रहना है, यदि आप बीटेक वगैरह करेंगे तो ये मिलना ही मिलना है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिलहाल देखते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। इसका पहला लेक्चर है तो पूरा इंट्रोडक्शन चलेगा, इसको डिफाइन करेंगे कि क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होती हैं, ये सब हम देखने वाले हैं। तो मजा तो आने ही वाला है, तो ध्यान से देखेंगे क्या होगा कि मैट्रिक्स होता क्या है। जैसे हमने डिटर्मिनेंट को देखा था वैसे ही मैट्रिक्स भी होता है। तो मैं इसका डेफिनेशन दे रहा हूं कि इट इज कलेक्शन ऑफ numbers in rectangular form। ठीक है, कलेक्शन बोल सकते हो और एरे भी बोल सकते हो, एरे ऑफ नंबर्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म। आपको डिटर्मिनेंट याद होगा तो डिटर्मिनेंट स्क्वायर फॉर्म में होता था, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा। तो मतलब क्या हुआ कि यदि मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो क्या करता हूं, देखो ध्यान से, इसको हमेशा कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं लाइक डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को भी हम हमेशा डिटर्मिनेंट का जो नाम होता है या रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको भी मैं कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करूंगा और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। डिटर्मिनेंट में यहाँ पे लाइंस होती है और यहाँ पे एक ब्रैकेट जैसा बनेगा। ठीक है, और बाकी सब कुछ सेम रहेगा, A11, A12, A13, A14 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही जाता रहेगा। कहां तक जाएगा जी मुझे नहीं पता, A1N तक ले लो। ठीक है, चलेगा। फिर यहां से शुरू होगा A21, A22, A23। अब ये सब क्या है, ये इसके एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन चल रहा है और यहाँ पे भी हम क्लोज करेंगे ऐसे। ठीक है, तो ऐसे ही जाते जाते ये कहाँ तक जाएगा, A2N तक। तो इधर से भी ये तो खत्म होना है ना, कहीं जाके खत्म होना है ना, तो यहाँ पे हम खत्म करेंगे इसको। A1 2 अप टू M ले लिया। ठीक है, तो M1 AM2 ऐसे ही रहेगा, ये AM3 एंड लास्ट में यहाँ पे क्या मिल जाएगा, AMN। राइट है, मतलब आप बता सकते हो टोटल एलिमेंट्स यहाँ पे कितने हैं, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक n एलिमेंट्स हैं, मतलब एक रो में कितने एलिमेंट हो रहा है n, और टोटल ऐसे कितने रो हैं, m है ना, 1 2 3 4 अप टू m। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पे, ये तो बाद में देखेंगे। वैसे टोटल एलिमेंट्स विल बी mn। ठीक है ना, m भी एक नंबर है और n भी एक नंबर है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि इसको हम इसका ऑर्डर भी लिखेंगे। यहाँ पे ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर क्या होता है, रो इनटू कॉलम। अच्छा, ये इनटू क्या है, इनटू यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं है, बिल्कुल जैसे आप डिटर्मिनेंट में आपको ऑर्डर लिखना बताया गया था वैसे ही है। ये मल्टीप्लाई नहीं करना, वो रिप्रेजेंटेशन है। तो कितने नंबर ऑफ रोज हैं इसमें, 1 2 3 4 अप टू n। तो n रो है और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 अप टू m। तो n इंटू m इसका ऑर्डर हो गया। समझ रहे बात को, तो ये ऑर्डर हो गया। तो बिल्कुल डिटर्मिनेंट की जैसे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, और जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं स्मॉल लेटर से। और दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है अभी, n क्रॉस m। वहां भी ऐसे कुछ होता था बट वहां क्या होता था, n क्रॉस n ही आता था, क्योंकि वो स्क्वायर फॉर्म में होगा तो ही होगा। तो इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन। आप बोल सकते हो कि ये बड़ा भाई है तो वो छोटा भाई है, और वो छोटा भाई है तो ये बड़ा भाई है, ऐसा आप मान सकते हो। बाकी कुछ खास नहीं है इसमें। ठीक है ना, और इसमें पहली बात, इट इज नॉट अ वैल्यू लाइक डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट जैसा वैल्यू नहीं देता है, इट इज नॉट अ वैल्यू। ठीक है ना, मैं लिख देता हूं यहाँ पे पहले ही, यहाँ पे एक नोट डाल के लिख देता हूं ताकि आप गलतफहमी ना पालें कि सर इसको भी एक्सपेंड कर देंगे ऐसे। इट इज नॉट अ वैल्यू। ठीक है ना, इसका पूरा ऑपरेशन अलग होता है, तो गलतफहमी अपन को निकाल देना है, वैल्यू नहीं देगा। अच्छा, अब बाकी चीजें ये आपको तो पहले से पता है। 1 1 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट वाला जो नंबर है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी फर्स्ट वाला, हाँ रो को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, देखो फर्स्ट रो है, और सेकंड वाला कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, तो हम इसको और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यदि मैं आपसे बोलूं यहाँ पे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स की बात करता हूं मैं, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स की,
रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे तो क्या हुआ, देखो ध्यान से, कैपिटल ए इक्वल टू, अब ये ब्रैकेट आएगा, आप ध्यान से देखें, ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट टाइप का, और यहां मैं लिख दूं ए आई जे, देखो तो एलिमेंट्स किस फॉर्म में लिखे हुए हैं, आई जे फॉर्म में लिखे हुए हैं, वेयर आई रिप्रेजेंट रोथ नंबर एंड जे रिप्रेजेंट कॉलम नंबर, ठीक है। और n क्रॉस m लिखो या m क्रॉस n लिखो, मतलब कुछ तो भी ऑर्डर होगा यहाँ पे। कोई बोले सर ये दोनों बराबर हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने बोला है कि इट इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स, तो नंबर क्या क्या हो सकते हैं, तो मैं नोट नंबर 1 ये हो गया ना, नोट नंबर 2 बताता हूं कि नंबर्स, जो नंबर्स होंगे मे बी रियल और इमेजिनरी, मतलब दोनों आ सकते हैं, ठीक है ना। डरना नहीं है इसमें कि इमेजिनरी क्यों आएगा, ठीक है ना। ओमेगा वगैरह आता रहता है इसमें, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होता है ना वो भी आता रहेगा, तो ये नंबर्स ऐसे आएंगे, ठीक है। तो अब मैं फिर यहां पे बता दूं आपको, आई क्या बताएगा, आई रिप्रेजेंट क्या बताता है, रोथ नंबर बताता है, ठीक है ना, रोथ नंबर, और जे क्या बताता है, कॉलम्स नंबर, ठीक है ना, कि ये एलिमेंट कौन से रो और कौन से कॉलम को बिलोंग करता है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि A31 है, A31 कहां पे होगा, यहां पे होगा कहीं, A31 की बात करें तो A31 का मतलब पहले थर्ड रो में आप जाएंगे, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, देखो तो ये आएगा क्या, ये देखो यहां पे आएगा ना A31, यहां पे आएगा A31, तो फर्स्ट रो, सॉरी थर्ड रो, 1 2 थर्ड रो में, और पहला कॉलम तो ये रहा हमारा एलिमेंट। तो ये सारी बातें हम डिटर्मिनेंट में भी ऑलरेडी देख चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको अलग से बताने की कोई जरूरत है। तो ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है ना। तो ये मैट्रिक्स को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी इसमें कुछ खास है नहीं। बाकी इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह आएंगी, वो अलग की बात है कि हम कैसे डील करते हैं इसको, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट की तरह आप ओपन नहीं कर सकते इसको, राइट है ना। तो आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे कि क्या है। अब इसमें और देख लेते हैं क्या है। अब आई की वैल्यू जो है वो मिनिमम क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 तो हो नहीं सकती। 1 से बढ़ते हुए कहां तक जा रही है, ये 1 से बढ़ते हुए, मैं बात कर रहा हूं आई की वैल्यू, ये तो क्लियर है आई और जे मिनिमम 1 होगा, ठीक है ना। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं आई की वैल्यू जो होगी 1 या 1 से बड़ी होगी, और कहां तक जाएगी, ऐसे ही जे के लिए भी लिखेंगे हम, जे की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी और कहां तक जाएगी। देखो यहां से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने रो है इसमें पता करो, कितने रो है। आई की वैल्यू देखो कहां से बढ़ रहा है, 1 2 3 अप टू m तक जा रहा है। इस केस में m तक जा रहा है, m यहां पे लिखा हुआ है ना, लेकिन यहां पे m पहले लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो m यहां पे लेंगे, m यहां पे आएगा, राइट है जी, m यहां पे आएगा और यहां क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि i की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, m, और मिनिमम क्या हो सकती है, 1। 1 से तो छोटी कैसे ले सकते हो यार, 0th रो तो होगा नहीं कम से कम। अब चूंकि ये तो अपन को काउंट करना है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसमें तो कम से कम नेचुरल नंबर से स्टार्ट होता है ना, 1 से स्टार्ट होगा। ये बात हो गई, तो ये मैंने यहीं पे लिख दिया आपको। 2 नोट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड नोट देखो, थर्ड, ये भी एक नोट में आप ले सकते हो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। ये भी नोट में आ सकता है, m इंटू n होगा, यदि m रो और n कॉलम हो, या n रो एंड m कॉलम हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड यहां पे देख लेते हैं, किसने बोला कि m और n बराबर हो सकता है क्या सर, m एंड n बराबर हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है। तो m इज इक्वल टू n इज पॉसिबल, ठीक है ना। मतलब ये भी गलत ना हो कि सर इसमें बराबर नहीं होगा क्योंकि डिटर्मिनेंट में होता था तो यहां नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बराबर हो सकता है, ठीक है ना। और एक बता ही दिया हूं कि इट इज नॉट अ वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू नहीं देता है। तो बस ये इसके रिप्रेजेंटेशन में मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ भी है, बट इतना भी समझना जरूरी है, बेसिक समझना, क्योंकि बेसिक नॉलेज रहेगा तभी आप इसको और फर्दर इन्वेस्टिगेट कर पाओगे। इसका पूरा ऑपरेशन करना है ना अभी हमें, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होना चाहिए, क्योंकि यदि आपका डिटर्मिनेंट क्लियर है, डिटर्मिनेंट आपने अच्छे से पढ़ा है, तो ये भी अच्छे से हो जाएगा यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप वीडियो पॉज करके इसको लिखो, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आप भी लिखेंगे कि राइट अ मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर 2 into 3, लिखा है राइट अ मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर 2 into 3। यहां पे मुझे एक मैट्रिक्स लिखना है, 2 into 3 का ऑर्डर होगा उसका, ठीक है ना। राइट अ मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर 2 into 3 वेयर A, ऐसे लिख लो, वेयर A इक्वल टू ब्रैकेट Aij 2 into 3
एंड ए आई जे इक्वल टू 2i प्लस जे, एंड कंडीशन दिया हुआ है ए आई जे इक्वल टू 2i प्लस जे। ठीक है, तो ये मुझे मैट्रिक्स बनाना है। 2 इंटू 3 का मतलब समझ रहे हो? देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे सॉल्यूशन इसका, समझ लो आप ध्यान से, बहुत बेसिक एग्जांपल है। 2 इंटू 3, रो कितने होने चाहिए? 2 रो होने चाहिए। 2 इंटू 3 का मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल टू 2 एंड कॉलम 3 होने चाहिए। तो कॉलम 3 होंगे 1 2 3 कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रो 2 होंगे। तो मुझे मैं पहले यहां पे लिख लेता हूं, यहां पे क्या आएगा A11 A12 A13 और A21 A22 A23, यही होगा, यही मैट्रिक्स है हमारा। देखो 2 रो है हमारे पास और 3 कॉलम है। बोला लेकिन एलिमेंट्स में कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्या? A11 के लिए तो हमने बोला फॉर A11 आई की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1, तो यहाँ i की वैल्यू 1 रखेंगे और j की वैल्यू 1 रख दिया, तो क्या हो जाएगा 2 + 1 एंड दैट विल बी 3। ऐसे ही A12, अब ये तो बेसिक हो गया यार, बच्चों वाली कहानी हो रही है यहाँ पे। फिर i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो 2 × 1 2 + 2 दिस इज 4। A13 चाहिए तो 2 प्लस j की जगह 3, तो ये 5 हो जाएगा। ऐसे ही A21 करेंगे, 21 में i की वैल्यू 2 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 और +1, यही हो जाएगा ना, 4 + 1 दिस इज 5। A22 में ये तो 4 ही रहेगा और ये +2 हो जाएगा 6, एंड A23 में ये क्या हो जाएगा 4 + 3 दिस इज 7। तो ये हमारे पास टोटल क्या आ गए? एलिमेंट्स आ गए इसके। तो एलिमेंट्स आ गए तो हम आसानी से इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा ना हो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखिए, A11 की जगह 3, A12 की जगह 4, A13 की जगह 5, मतलब ऐसे 3 4 5, तो दिस इज 3 4 एंड 5, एंड हियर 5 6 एंड 7 अगेन, तो दिस इज 5 6 एंड 7, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि कुछ नहीं था, ये कंडीशन सेटिस्फाई करना था इस क्वेश्चन में कि ए आई जे किस बिहाफ पे लिखोगे, 2i प्लस जे, और ये क्या आपको बता दिया था कि ऐसा ही मैट्रिक्स आपका बनेगा। ठीक है ना, तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 होगा फिलहाल। चलो इसको एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं और दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है ना, ऐसा कोई काउंट करके हम एग्जाम्पल्स नहीं कर रहे हैं, बट जो भी एग्जाम्पल से कुछ नंबर्स देते जाएंगे तो थोड़ा रिकॉल करने में ईजी रहता है, राइट है ना। देखो, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 3 × 3 मैट्रिसेस। ठीक है ना, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 3 × 3 मैट्रिसेस। ठीक है ना, ए क्या है? ऐसा है ए आई जे 3 × 3, 3 × 3 का मैट्रिक्स हो गया। ये सिंबल ध्यान से देखना है, ऐसे ब्रैकेट टाइप का बनाना है। ठीक है ना, मैट्रिसेस all of whose entries are either 1 or 2, all of whose entries are either 1 or 2, सारे एंट्रीज या तो 1 होगी या तो 2 होगी। ठीक है ना, then number of element of set A, then number of matrices of set A होगा, एलिमेंट्स नहीं, the number of matrices of set A, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स बताना है, A के कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं। ध्यान से देखो, बोला है ऐसा कुछ तो भी कि हमारे सारे एलिमेंट्स क्या लेंगे, एलिमेंट्स आर आइदर 1 और 2। ध्यान से समझना, थोड़ा सा ये क्वेश्चन मिक्सअप है, पीएनसी का कंसेप्ट आएगा, बट उसको हम ऐसे ही डील कर लेंगे। हमने बोला सॉल्यूशन इसका कर रहे हैं कि जो ए है वो 3 × 3 का मैट्रिक्स है, तो क्या हो जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, राइट है, चलेगा। ये हमारा मैट्रिक्स है 3 × 3 का, मतलब 3 रो और 3 कॉलम्स। देयर आर 3 रो, 3 रो है ना, 1 2 3 एंड 3 कॉलम्स 1 2 3, 3 कॉलम और 3 रो हो गए। ठीक है, बोला है कि इसमें सारी एंट्रीज या तो 1 रखो या 2 रखो, तो कितने मैट्रिक्सेस बन जाएंगे सेट ए के, मतलब ए के कितने मैट्रिक्स बनेंगे। तो जैसे ध्यान से देखो, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा रहा हूं इसके। जैसे बोला कि या तो 2 रखो या 1 रखो, समझना ध्यान से इसको। तो एक तो आप ऐसे बना सकते हो कि सारे 1 1 1 ले लिया, एक तो ऐसा हो सकता है। दूसरा मान लो सारे 2 2 ले लिया, 2 2 2 2 2 2 2 2 2। फिर मैं क्या करूं, एक बार क्या करूं, इस 1 की जगह 2 रख दूं, तो ये एक अलग मैट्रिक्स बन जाएगा। सब 3 × 3 का ही तो बन रहा है, देखो तो 3 × 3 का ही बन रहा है ना, ये भी 3 × 3 का ही बन रहा है ना। तो एक बार मैं क्या करूं, अब इस 1 की जगह 2 रख दूं, तो ऐसे कितने टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस बनेंगे सेट ए में। सेट का मतलब कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, तो कलेक्शन ऑफ मैट्रिक्स पूछ रहा है। तो
अब इसको ऐसे बना बना के करते करते थक जाओगे, नहीं आ पाएगा आंसर। चूंकि ये कोई प्रोसीजर तो है नहीं, ये तो बस हम हिट एंड ट्रायल टाइप का कर रहे हैं, मतलब वैल्यू रखते जा रहे हैं और आंसर पाते जा रहे हैं। तो देखो क्या होता है, इसका हम एक पैटर्न ढूंढते हैं। चूंकि पीएनसी आप नहीं पढ़े तो एक पैटर्न ढूंढो। सपोज आपको 1 into 1 का मैट्रिक्स बनाना होता है। देखो मैं आपको आंसर की तरफ लेके आता हूं, यहां पे ध्यान दो आप, ठीक है ना, कि सपोज आपको 1 into 1 का मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है ना। लेट ए जो हो जाए वो ए आई जे 1 into 1 का बनाना होगा। मैं आपको 3 into 3 पे ले आऊंगा अभी, ठीक है ना। 1 into 1 का बनाना होगा तो क्या करोगे, और एंट्रीज क्या लेनी है, 1 या 2 लेना है। तो आप क्या करोगे, या तो ऐसे बना लोगे या ऐसे बना लोगे। तो टोटल कितने बनेंगे, टोटल 2 बनेंगे। टोटल कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। बाय द वे मान लो आपको 1 into 2 का बनाना हो जाए, सपोज ए जो हो जाए ऐसे हो जाए ए आई जे और 1 into 2, मतलब एक रो और 2 कॉलम, एक रो और 2 कॉलम। तो इस लिहाज से क्या हो जाएगा, ऐसा होगा कुछ, एक रो और 2 कॉलम। देखो ध्यान से, रो एक ही होना चाहिए, तो A11 A12 ऐसा रहता। अब इसमें एंट्रीज आपको क्या देनी है, या तो 1 और 2, मतलब दोनों की जगह या तो 1 ले लो या 2 ले लो। तो आप ए में क्या क्या बना सकते हो, देखो एक तो 1 1 बना लो, एक 2 2 बना लो, एक 1 2 बना लो, एक 2 1 बना लो। बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, देखो यहां पे टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने आ गए, 4 आ गए, 4 आ गए ना। अब क्या होगा, मान लो कि हमारे पास 1 into 2 की जगह 1 into 3 आ जाए। अच्छा ये 1 into 2 की जगह 2 into 1 रहता तो भी तो इतना ही बनेगा ना। यदि मैं 2 into 1 कर दूं, मतलब 2 into 1 करने का मतलब एलिमेंट्स यहां नहीं ऐसे ऐसे लिखा हो, तो भी तो 4 ही बनेगा, बनेगा ना। हो क्या रहा है, आप ध्यान से देखो, 2 में ही आपको पैटर्न दिख जाना है, नहीं तो एक और ले लो, 1 into 3 का भी ले लो, ठीक है ना। एक यहां पे लिया हमने, ये समझने के व्यू से ले रहे हैं। मान लिया ए क्या है, 1 into 3 का है, तो A1 1 A12 A13, तो यहां भी एंट्रीज में रखनी है। तो ए में क्या कर सकता हूं, 1 1 1। देखो करना क्या है, हमारे पास 2 आइटम हैं और तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट है। 2 आइटम है, तीनों को डिस्ट्रीब्यूट और सबको मिलना जरूरी है, मिलना जरूरी है। तो ये तरीका है यहाँ पे। फिर क्या कर सकते हैं, तो 2 2 2 ले सकते हैं, एक क्या कर सकते हैं 1 2 2 कर सकते हैं। देखो ध्यान से, एक 1 1 2 कर सकते हैं, एक 1 2 1 कर सकते हैं, एक 2 1 2 कर सकते हैं, ठीक है ना। देखते रहो क्या क्या छूट रहा है। अभी 6 बन चुके हैं हमारे पास, 7वां बनना है, 2 2 1 कर सकते हैं, 2 2 1 तो नहीं हुआ ना कहीं। और 8वां देखो क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 2 2 हो चुका है, 1 1 2 हो चुका है, 1 2 1 हो चुका है, हाँ 1 2 2 हो चुका है ना। क्या छूट रहा है, ध्यान से देखो, 2 1 1, देखो क्या छूट रहा है, 2 1 1 छूट रहा है। तो ये हो गया ना, 8 आंसर आए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 आए। मतलब क्या हो रहा है, ध्यान से समझो इसको, ये पीएनसी का पूरा कंसेप्ट है। इसके पीछे डीलिंग क्या होता है, मुझे यहां पे इसकी जगह पे मैं कितने ऑप्शन है हमारे पास नंबर रखने के, 2 ऑप्शन, या तो 1 रखूं या 2 रखूं। एंड इसके पास 2, एंड इसके पास भी 2, तो आंसर क्या आता है, एंड वाले केस में 2 into 2 into 2, ठीक है। यहां पे कितने थे, 2, यहां पर 2, एंड मतलब यहां पे भी रखना है, यहां पे रखना है। ऐसा नहीं है ना कि यहां 2 और यहां 2, मतलब यहां रख लिए तो वहां नहीं रखोगे तो भी चलेगा, और का मतलब ऑल्टरेशन होता है, ठीक है ना। तो 2 into 2 4, आंसर क्या आया था 4। यहां पे आंसर क्या आया 8, क्या हो गया 2 into 2 into 2, यहां पे 2 आया था आंसर, क्यों, एक ही जगह ऑप्शन था, कितने रख सकते हैं 2। अब यहां पे आपके पास कितने ऑप्शन है, ठीक है ना। मतलब एक प्लेस पे सिलेक्शन 2 टाइप से हो सकता है, एक किसी प्लेस पे सिलेक्शन 2 टाइप से होता है, या तो 1 या तो 2। ऐसा तो ऑप्शन नहीं है कि नहीं रखेंगे। यदि ऐसा भी ऑप्शन होता ना कि नहीं रखें, तो कितना टाइप का सिलेक्शन होता, 3 टाइप का, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो एक जगह पे कितने टाइप से सिलेक्शन होता है, 2। टोटल कितने प्लेस है हमारे पास, 9 है ना। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे 9, टोटल नंबर ऑफ सच टाइप ऑफ मैट्रिसेस। अब आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से क्या हो जाएगा, 2 into 2 into 2 into 2 कितने टाइम्स, 9 टाइम्स, मतलब 2 to the power 9। दिस इज आवर आंसर। अब ये बात समझ में आना चाहिए। देखो इसी आंसर को समझाने के लिए मैंने पूरा ये कहानी आपके सामने रखा है, ठीक है ना। अभी मैं बोल दूं कि इसको 1 into 4 का मैट्रिक्स है, और आपको मैं बोल दूं 2 into 2 का मैट्रिक्स ले लो। 2 into 2 में कितने मैट्रिक्स बनेंगे वैसे, तो फटाफट क्या बोलोगे, कितनी जगह पे रखने हैं जी सर, 4 जगह पे रखने हैं। 2 into 2 में कितने स्पेस बनेंगे, 2 2 4 बनेंगे ना, 4 जगह रखना, 2 की पावर 4 बना के देख लो आप, उतने ही मैट्रिक्स बनेंगे। जैसे यहाँ पे 8 बन रहे हैं ना, वैसे वहां पे 16 बनेंगे,
ठीक है, तो आई होप आप बात को समझ गए होंगे। तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक था। यदि आपको पीएनसी आता तो डायरेक्ट आंसर देते हैं हम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत लोग आता होगा तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, वेरी कर दूँ, 1 2 3 कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ भी 3, 3 की पावर 9 हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो ये है गेम पूरा। तो फिलहाल आप वीडियो पॉज करके लिखो, मैं मिटा रहा हूँ। तो अब देखने वाले टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ये पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट था कि मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे डील करेंगे, और बहुत कुछ डिटर्मिनेंट जैसा देख के आपको लगेगा, बट गलती नहीं करना, यानी कि पूरी डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इसको भी सॉल्व कर दो, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, जो बातें बताई जा रही है बस उसको दिमाग में डालते जाओ, ठीक है ना। अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है ना। ध्यान देंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब धीरे धीरे हम क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें हमारे लिए एक अलग रोल प्ले करेगी। तो जरूरी है कि आप इसको समझ के रखें, नहीं समझेंगे तो परेशानी हो जाएगी। सबसे पहले हम देखेंगे रो मैट्रिक्स, ठीक है ना। पहला हमारा हो जाएगा रो मैट्रिक्स, ठीक है ना। नाम से ही पता है इसमें, ठीक है ना, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि केवल और केवल एक रो होगा इसमें, ठीक है ना। तो मैं पूरा डिटेल में आपको इसका डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूं, आप खुद से लिख सकते हैं, मैं केवल शॉर्ट में लिखवा दूंगा यहां पे, ओनली वन रो, ठीक है ना। मान लो यहां पे लिख दिया एग्जिस्ट, ठीक है। तो आप पूरा डिटेल में लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैव ओनली वन रो, ठीक है ना। ऐसे लिख लो, जो बड़ा बड़ा लिख लो, खूब बड़ा बड़ा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा बड़ा लिखने की जरूरत है, कंसेप्ट बिल्ड करने की जरूरत है, ना कि ये लैंग्वेज तो कोई भी लिख लेता है। मतलब क्या हुआ, यदि मैं इसका एग्जांपल आपके सामने दूं तो केवल एक ही रो होना चाहिए, तो मैं एग्जांपल ऐसे दे सकता हूं 1 2 3 4। देखो एक ही रो है ना, कितना रो है, एक कॉलम कितना भी हो सकता है, कॉलम पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। मान लिया ये A1 है, मैं A2 भी दे सकता हूं आपको, और वो दे सकता हूं A B C D E F, चलेगा, ये भी है। ऑर्डर लिखेंगे तो इसका तो क्या हो जाएगा, 1 into 4 का हो जाएगा, एक रो है और कितने कॉलम है, 1 2 3 4 कॉलम्स हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 into 6 हो जाएगा। तो आप ये देखो इसमें कि इसमें ऑर्डर का जो पहला एलिमेंट है ना, यदि मैं m क्रॉस n बोलूँ तो वो हमेशा 1 रहेगा। तो मैं बोलूँगा कि ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स कितना हो जाएगा जी, मैं बोल दूँ 1 into m रहेगा हमेशा, या 1 into n रहेगा, ठीक है ना। वेयर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, जरूरत होगी तो आप 1 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। कोई बोले सर ये मैट्रिक्स यदि मैं A3 ले लूँ तो ये मैट्रिक्स क्या है, ये रो है या कॉलम है, ये दोनों में आ जाएगा। ये देखो 1 into 1 का है, इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम भी है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि रो मैट्रिक्स में केवल और केवल एक रो होगा। यदि सिंगल रो वाली कोई भी मैट्रिक्स है तो उसे हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है ना। तो सिमिलरली यदि मैं सेकंड वाले की बात करूं तो ये होता है कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स का डेफिनेशन अब आप क्लियरली समझ गए होंगे कि कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक कॉलम है, केवल और एक कॉलम हो, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना। ओनली वन कॉलम एग्जिस्ट, ठीक है ना, एक ही कॉलम रहता है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं डेफिनेशन पूरा ऐसे नहीं लिखवा रहा हूं जैसे लैंग्वेज की फॉर्म में, चूंकि लैंग्वेज इज नॉट ए इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो देखो एक कॉलम होगा तो बिल्कुल ऐसा ही है कुछ। तो यदि मैं इसका एग्जांपल दूं आपके सामने तो क्या करेंगे, मान लो इसको मैं x मान लेता, तो क्या करना होगा आपको, ऐसे लिखना होगा 2 4 6, एक ही कॉलम है बट नंबर ऑफ रोज कितने हो गए 3, और कॉलम कितना हो गया 1 हो गया। मान लो एक और ले लूँ तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 3 5 9, तो इस बेसिस पे ये क्या हो जाएगा 4 into 1। तो देखो कॉलम मैट्रिक्स में तो बहुत क्लियर है ना इसमें भी, कि इसमें जो सेकंड वाला ऑर्डर का एलिमेंट होता है ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम इसको भी बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स क्या हो जाएगा m into 1, वेयर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि फिक्स नहीं है ना। तो देखो बोल रहा था ना कि इसके बारे में क्या बोलोगे, ये कॉलम है या रो है, तो दोनों में आ सकता है, दोनों में काम करेगा वो, ठीक है। तो अच्छा है ना, वो दोनों में काम करेगा, तो जब जरूरत होगा देखेंगे। अच्छा जरूरी नहीं कि यहाँ भी 1 हो, यहाँ 5 हो जाए 10 हो जाए, एलिमेंट 1 होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास। अब 2 हो गए, तीसरा देखता हूँ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स।
थर्ड वन विल बी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। बहुत कुछ ये नाम से ही आपको इंडिकेट करते रहेंगे कि क्या है गेम। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, सबसे पहले आपको मैं इसका एक फोटो बनाता हूँ, मतलब एग्जांपल बनाता हूँ। फोटो का मतलब एग्जांपल है, ठीक है ना, यहाँ कुछ और मैं कारीगरी नहीं कर रहा हूँ। तो ए क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल का मतलब थोड़ा सा लंबा दिखना चाहिए ना, लंबा दिखना चाहिए, तो ले लो ना 2 4 8 9 1 3 -1 0 दिख रहा है ना हॉरिजॉन्टल। मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो होने चाहिए ना, नंबर ऑफ रोज से ज्यादा होने चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम जो होने चाहिए वो नंबर ऑफ रो से ज्यादा होने चाहिए। देखो नंबर ऑफ रो कितना है 2, नंबर ऑफ कॉलम कितना है। यदि नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा होगा तो हॉरिजॉन्टली ये लंबा दिखेगा, ठीक है ना। तो क्या बोल सकते हैं इसमें हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में, इफ नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, सॉरी गड़बड़ हो गया ना, नंबर ऑफ कॉलम इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज। बात समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। तो ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें कॉलम, जो कॉलम के नंबर से वो ज्यादा हो या नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा हो नंबर ऑफ रो से, तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी बिहाफ पे मैं यदि आपसे पूछूं कि वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होगा, तो बता सकते हैं आप वर्टिकल मैट्रिक्स। अब ये तो देखो क्या है ना, ये तो रिक्शा वाला भी बता देगा इसको देख के कि वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होगा। अरे वो मैट्रिक्स जो वर्टिकल हो तो नंबर ऑफ रोज ज्यादा होंगे। बना के देख लो पहले, मान लिया यहाँ पे एक्स ले लिया, तो क्या लेना पड़ेगा 1 3 5 7 9 2 3 2 4 1 0 1। देखो तो लंबा दिख रहा है ना, इधर और भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसका ऑर्डर क्या है, इधर तो 4 और इधर 3 1 2 3। तो देखो नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम आ गया ना। यहाँ पे क्या मिला आपको, नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसमें कुछ नया तो है नहीं, कुछ भी तो नया तो नहीं है समझने का। तो फिर किसी ने बोला सर इसके बारे में क्या ख्याल है, ये हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। ऑब्वियस ही बात है, तो अकल लगाओ ना वहाँ से, क्या है ये हॉरिजॉन्टल ही है, ये वर्टिकल है। तो बोलोगे कि फिर सर तो ये कॉलम मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स सेम हो गए क्या, जी नहीं, जी नहीं। देखो कॉलम मैट्रिक्स की खासियत है केवल एक कॉलम होना चाहिए। तो एवरी कॉलम मैट्रिक्स इज वर्टिकल बट एवरी वर्टिकल मैट्रिक्स इज नॉट ए कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है ना। ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो ये कोई इतना बड़ा कंसेप्ट नहीं है कि मैं आपको लिखवाऊं, ये वैसे ही आप जनरली आप समझ जाओ कि यहाँ ऐसा कुछ है, समझ में आना चाहिए। ये भी वैसे ही बोल सकते हो जैसे कि ये जो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है क्या रो मैट्रिक्स है क्या, सारी हॉरिजॉन्टल रो मैट्रिक्स होगी क्या, नहीं होगी। क्यों, देखो ना एक ही रो चाहिए लेकिन सारे रो मैट्रिक्स क्या होंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होंगे। बात क्लियर है, बात क्लियर है। अब देखते हैं फिफ्थ, नल मैट्रिक्स, ठीक है ना। नल मैट्रिक्स, ठीक है, इसको ध्यान से देखें। इसको हम डार्क ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या है, डार्क जीरो, ठीक है, डार्क जीरो, समझ लेना, ठीक है। ये अपने आप में एक मैट्रिक्स होता है, ठीक है ना। ये डार्क है, डोर्क नहीं है, डार्क है, ठीक है, डार्क जीरो से। नल मैट्रिक्स को हम एम्प्टी मैट्रिक्स बोलते हैं, एम्प्टी मैट्रिक्स। तो सेम ही है, एम्प्टी मैट्रिक्स बोले नल मैट्रिक्स बोले, बात खत्म है। तो आप नल मैट्रिक्स कुछ तो लग रहा है यार, फील हो सकता है इसको नाम से ही, या एम्प्टी मैट्रिक्स मतलब सारे एलिमेंट्स ना हो, नहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि एलिमेंट्स हो ही ना, एलिमेंट्स तो होंगे तभी तो मैट्रिक्स बनेगा। एग्जाम्पल पहले देख लो, क्या होगा ना, सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाए, सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाए। कैसा भी बना सकते हो, इसमें ऐसा जरूरी नहीं कि स्क्वायर बनाओगे। अच्छा स्क्वायर भी बना लोगे तो चलेगा। ये कितना है, 2 रो है और 4 कॉलम है, तो 2 × 4 हो जाएगा। तो क्या बोलोगे, ऑल एंट्रीज are 0. If all entries of a matrix is 0, then this type of matrix is called null matrix. तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, all entries या all elements या all जो भी लिखना है, all elements are 0। बात समझ रहे हो। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A = here 0 and जो भी आपको m × n आपको ऑर्डर देना है, ठीक है ना। तो मतलब सारे एलिमेंट्स जीरो ही होने चाहिए। 3 × 2 दे दोगे तो ऐसे 3 × 2 का बनाएंगे और सारे 0 0 लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये बात समझ ही गए होंगे आपकी, क्या है गेम इसका। अब कैसा भी मैट्रिक्स आप स्क्वायर दो, वर्टिकल बनाओ, हॉरिजॉन्टल बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। दूसरा तरीका और रिप्रेजेंट करने का आप देख सकते हो, आप ऐसे बोल सकते हो A = Aij और यहाँ पे मान लो m × n है और फॉर ऑल Aij = 0।
बात सेम ही है। सारे ए आई जे की वैल्यू 0 रख दो, मतलब कुछ भी रखो ए आई जे, उसकी वैल्यू क्या लोगे, 0 ही लोगे, तो भी सेम ही चीज आएगा। तो आई होप बात को समझ गए होंगे आप। कुछ भी नहीं है, नल मैट्रिक्स तक आसानी से आप याद कर सकते हो, और एक बार समझ लोगे तो याद करने की मेरे हिसाब से तो कोई ज़रूरत नहीं है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिक्स वैसे भी रटने का सब्जेक्ट होता नहीं है, आप हिस्ट्री थोड़ी पढ़ रहे हो और हिंदी थोड़ी पढ़ रहे हो, ठीक है ना। यहाँ समझने की जरूरत होती है कि आगे चल के आप इसको इंप्लीमेंट कर पाएँ। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे बात को। और फिर अभी आपकी बारी है वीडियो पॉज करके इसको लिखने की, मैं मिटाता हूँ। सिक्स्थ पॉइंट लेते हैं। सिक्स्थ जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, सिक्स्थ जो है इंपॉर्टेंट कहीं से यही से हो जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस स्टार्ट यही से होती है, क्योंकि देखो अभी स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, यहाँ से डिटर्मिनेंट का भी रोल आता है। यहाँ पे मैट्रिक्स में भी डिटर्मिनेंट का थोड़ा सा रोल है, इनवर्स वगैरह निकालने में हम यूज करेंगे, डोंट वरी, वहाँ पे देखेंगे हम। बट स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का कुछ, इसका भी हम नाम से कुछ आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं। स्क्वायर शेप में बना होगा हमारा मैट्रिक्स, स्क्वायर शेप में बना होगा, मतलब क्या हुआ, यदि मैं कोई एग्जाम्पल लिख के सोचूं तो दिस इज A11, A12, A13, तो फिर A21, A22, A23, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा क्या? मुझे तो नहीं लग रहा है कि होगा। तो फिर मैं A31, A32, A33 लिया, अब देखा यार ये 3 × 3 का बन गया। अब ये स्क्वायर फॉर्म में देख रहे हैं, जितने रो उतने कॉलम्स, जितने रो उतने कॉलम, मतलब इफ नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो क्या हो जाएगा, उस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। बहुत इजी है, बहुत इजी है, आराम से देखो, फील करो ना कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। टू द पॉइंट बात करेंगे, ऐसे फालतू का बकवास नहीं करेंगे। तो इसका यदि मुझे ऑर्डर लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर जो हो जाएगा, ऑर्डर आप n क्रॉस n लिखना चाहो ऐसे लिख लो, और m क्रॉस m लिखना चाहो ऐसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये दोनों सेम होने चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होता है। और फिर से आपको बता दूं कि दिस इज नॉट n स्क्वायर एंड m स्क्वायर, ठीक है ना। इसको आप मल्टीप्लाई ना कर दें गलती से भी, ठीक है ना, गलती से भी ना कर दें। बात समझ रहे हैं ना, ये एक रिप्रेजेंटेशन है, ये मैं डिटर्मिनेंट में भी इस पे बहुत जोर देके बोला था कि ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके लिए, जस्ट एक एग्जांपल लिखते हैं इसमें। सपोज मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9, तो ये 3 × 3 का ही है ना। तो अब इसमें हम डिटर्मिनेंट बना सकते हैं इसका। देखो, तो मैं चाहूं तो इन एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट बना सकता हूं कि नहीं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी, अब ये लाइन जो होती है वर्टिकल लाइन होती है, पता होनी चाहिए आपको, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9, और इसकी वैल्यू मैं बोला था आपको कि याद होनी चाहिए, बहुत स्टैंडर्ड टाइप का ये डिटर्मिनेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सॉल्व करके देख लेना, डिटर्मिनेंट जैसे इसके पहले खत्म हुआ है। तो क्या होता है कि जब भी कोई हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगा ना, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक डिटर्मिनेंट निकल सकता है। जब स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक डिटर्मिनेंट निकलेगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ, और डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। इसको बोलेंगे, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, दिस और DET ऑफ ए, ये दोनों सेम चीज है। इसका रिप्रेजेंटेशन है किसका, यदि कोई हमारा मैट्रिक्स यदि स्क्वायर हो गया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम डिटर्मिनेंट दे सकते हैं, और इस टाइप ये जो डिटर्मिनेंट आएगा इसको हम क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, एंड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय मॉड ऑफ ए। मॉड ए नहीं बोलते इसको, वैसे वर्टिकल लाइन के बीच में होता है ये। मॉड ए का मतलब पॉजिटिव वैल्यू देगा, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पॉजिटिव दे, ठीक है, ऐसे। और डेट ए, डेट ए मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि हम इसको कैसे बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो यदि मैं यहाँ पे बोलूँ कि मॉड ए क्या आ गया, 0, और मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया, 0 आ गया। दोनों सेम चीज़ है, ठीक है ना, ये दोनों सेम चीज़ है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि कहीं डेट ऑफ ए लिख के आ रहा है तो कुछ ऐसा नहीं है जिससे आपको पैनिक होना है, ठीक है। अब एक नोट आप लिखेंगे, यहाँ पे नोट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये अलग हो गया, अभी नोट समझो एक, ठीक है ना। ये सब बातें जो चल रही है स्क्वायर मैट्रिक्स की चल रही है, कुछ अलग नहीं है। अब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में ना, हमने बोला कि इन एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, इन एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, मैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, तो लगे तो मैं बना लेता हूं यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने फिर से बना लिया A11, A12, A13,
A21, A22, A23 एंड A31, A32, A33। ठीक है ना, बना लिया। तो क्या फर्क पड़ गया इससे? तो इसमें जो ये एलिमेंट्स होते हैं ना, ध्यान से देखेंगे, ये कौन से मैं डायगोनल्स बताने की कोशिश कर रहा हूं, दीज एलिमेंट्स। ठीक है ना, मतलब जो एलिमेंट्स AII फॉर्म के होते हैं, एलिमेंट्स लिखता हूं मैं यहां पे, एलिमेंट्स विच रिप्रेजेंटेड बाई AII और AJJ, AII/AJJ are called diagonal elements, are called diagonal elements। ठीक है ना, अब इसमें ये नया नहीं है, डिटर्मिनेंट में भी आया हुआ था। इसको डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज प्रिंसिपल डायगोनल, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है ना, प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, ये बात आप डिटर्मिनेंट में भी पढ़े हैं। कोई बोलेगा कि सर इसको भी बोल सकते हैं क्या, इसको मैं डायगोनल बोल सकता हूँ क्या, इसको नहीं बोल सकते, दिस इज नॉट अ डायगोनल। केवल डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल सेम चीज है। ठीक है ना यहाँ पे। तो कब आप डायगोनल देखेंगे, जब हमारे पास i और i बराबर हो जाए, मतलब i और j बराबर हो जाए। ठीक है ना, i और j बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल और डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल और डायगोनल। ठीक है, तो ये बात आपको डिटरमिनेंट में भी बताई गई थी, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ आपको नया बताना है। तो ये मुद्दा था हमारे पास। जैसे ही हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स आया, तो स्क्वायर मैट्रिक्स से हमने बहुत कुछ आउटपुट निकाल लिया। तो अब देखते हैं इसी में, इसी का पार्ट है। जैसे हमने नोट नंबर 1 ले लिया, तो ऐसे ही नोट नंबर 2 लेते हैं। ठीक है ना, नोट नंबर 2। ठीक है, ये है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। जब भी हम ट्रेस की बात करेंगे तो ये जरूरी होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं रहेगा तो आप ट्रेस नहीं निकाल सकते। ये बहुत क्लियर है। ठीक है ना, अब इसमें क्या है, अब ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ये कंसेप्ट है। कोई बोलेगा स्क्वायर का ही क्यों लेंगे, अभी पता चलेगा कि ट्रेस का मतलब क्या होता है। देखो, ट्रेस का मतलब क्या होता है कि समेशन ऑफ या सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इज कॉल्ड, सम जो होगा वही क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स, trace of that matrix, and it is represented by, it is represented by TR of A। ठीक है, ट्रेस ऑफ ए, जैसे यहाँ पे DET ऑफ ए बोला था, वैसे ही ट्रेस ऑफ ए बोला गया। तो मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, यही क्वेश्चन हमारा मान लो रह गया, तो मैं बोल दूँ ट्रेस ऑफ ए, दिस ए, ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए। तो आप क्या करेंगे, 1 + 5 + 9, आपको पता है ना डायगोनल यही होगा, इसमें तो किसी को कोई दो राय नहीं है ना, दिस इज आवर डायगोनल। तो क्या हो जाएगा, 1 + 5 + 9, 1 + 5 + 9 एंड दैट विल बी 15। तो ट्रेस ऑफ ए कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो अब बात करते हैं कि सर ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आएगा। देख लेते हैं। मान लो हमारे पास यहाँ पे, मान लो लेट एक दूसरा मैट्रिक्स है B, और वो ऐसे हो गया 2 3 5 0 1 2। ठीक है, आप देख रहे हैं इसको, ये स्क्वायर नहीं है ना, देखो तो स्क्वायर तो मुझे तो नहीं दिख रहा स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये 2 × 3 का है, तो वैसे ही ऑर्डर देख के हमने बता दिया कि स्क्वायर नहीं है। डायगोनल से निकाल पाएंगे क्या इसका, क्या होगा डायगोनल, क्या ऐसे लिखोगे क्या डायगोनल, ये डायगोनल है क्या, ये तो A11 है और ये क्या है A23 है, दिस इज A23 एंड दिस इज A11। चलो A11 का तो समझ में आ गया, A23 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना डायगोनल की कंडीशन को। डायगोनल की कंडीशन क्या होता है, I और JJ होना चाहिए, मतलब यहाँ पे दोनों ही I और J बराबर होना चाहिए। I JJ या I = J ऐसे भी बोल लो तो सेम चीज है ना। तो यहाँ से पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास मैट्रिक्स जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो आई होप बात को समझ गए होंगे आप। अब इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, कितना भी बड़ा मैट्रिक्स हो बट स्क्वायर होना चाहिए। यदि स्क्वायर होगा तो ट्रेस निकाल पाओगे, स्क्वायर नहीं होगा तो भैया ट्रेस वरेस नहीं आने वाला इसमें। ठीक है ना, तो लिख लो, फिर वीडियो पॉज करके लिखो, मैं मिटाता हूं। तो 7th देखते हैं। 7th वन इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स
ठीक है ना, मुद्दा समझें क्या है डायगोनल मैट्रिक्स। केवल और केवल डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, बाकी सारे जीरो होंगे, ठीक है ना। अब डायगोनल होंगे मतलब डायगोनल तभी आएंगे जब मैट्रिक्स स्क्वायर होगा। तो इफ, मैं इसका डेफिनेशन लिख रहा हूं, इफ ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, देखना ऑफ डायगोनल मतलब डायगोनल के अलावा, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स become zero, then that matrix is called, वैसे मैं लिख रहा हूं बट मेरा मन बिल्कुल नहीं है कि ये डेफिनेशन आपको ऐसे लिख लिख के मैं बताता रहूं, आपको खुद से समझ के लिख लेना चाहिए। मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, मतलब ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जीरोस हैं। तो सबसे पहली बात तो ये क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्यों, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी डायगोनल्स आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो मैं इसका एग्जांपल देता हूं कि डायगोनल मैट्रिक्स का हम एग्जांपल कैसे लिखेंगे, ठीक है। एग्जांपल देखें आप, तो क्या करना है, इसमें सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को जीरो कर दो। तो यहाँ 2 ले लिया, 0 0 0 3 0 0 0 -1। देखो सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हैं डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के। तो ये भी बोल सकते हो आप आसानी से कि मैट्रिक्स इन विच ओनली डायगोनल एलिमेंट्स इज नॉन जीरो एल्स ऑल एलिमेंट्स बिकम जीरो, मतलब बाकी जीरो होना ही चाहिए। को बोला सर ये 0 0 हो जाए तो डायगोनल है कि नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। होना क्या चाहिए, इधर 0 0 होना ही चाहिए, इधर कुछ भी हो सकता है। ये जो मैंने गोला बनाया ना, घेरा है ना ऐसे, लक्ष्मण रेखा जो ये है, इसके बीच के सारे एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि इधर और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। ऑर्डर क्या है इसका, 3 × 3। हमेशा मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखें, डिटर्मिनेंट में ऑर्डर की जरूरत नहीं होती है क्योंकि वो हमेशा स्क्वायर होता है। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ कभी स्क्वायर होगा, कभी हॉरिजॉन्टल होगा, कभी वर्टिकल होगा, कभी पता नहीं होगा क्या होगा, ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, DIAG, ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे A इक्वल टू, ध्यान से देखिए, A इक्वल टू DIAG 2 3 -1, 2 3 -1। और ऐसे भी लिखेंगे A इक्वल टू DIAG ऐसे 2 3 -1, ठीक है। तो आप ये समझ जाएंगे कि डायगोनल में 2 3 -1 देना है और बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो रख देना है, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो रख देना है, ठीक है ना। तो ये बात समझ रहे होंगे आप आसानी से। अच्छा, इसमें अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, कि मान लिया कि लेट फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, ठीक है, ठीक है। देखें ध्यान से, पहला क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, पहला टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये तो रिक्शा वाला भी बता देगा, मेरे घर में बाई जो काम करती है वो भी बता देगी इसको। क्या होगा, अरे देखो ना इसमें कितने 3 × 3 9 है ना, 4 × 4 होगा तो 16 होगा, तो n × n क्या हो जाएगा, n² हो जाएगा, ठीक है। सेकंड बोलता हूं मैं, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, या टोटल नंबर ऑफ, पहले डायगोनल एलिमेंट्स बताएं, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। n क्रॉस n में कितने डायगोनल एलिमेंट्स आएंगे, अरे 3 × 3 में 3 आएगा, 2 × 2, ये देखो इसको भूल जाओ, ये 2 × 2 में 2 आएगा, 4 × 4 में 4 आएगा, तो n क्रॉस n में कितना आएगा, n आएगा। तो मैं थर्ड बोलूं कि टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स बताओ, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स बताओ। तो क्या बताएंगे, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, समझ रहे हो ना, डायगोनल वाला छोड़ के, क्या डायगोनल वाला छोड़ के, अरे तो टोटल तो n² है और डायगोनल वाला n है, हटा दो, टोटल में से इसको हटा दिया, टोटल में से इसको हटा दिया, तो ऑफ डायगोनल बच गया, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं बात कर रहा हूं इस टाइप के, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स की, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन डायगोनल मैट्रिक्स। समझना मैं क्या पूछ रहा हूं, इन डायगोनल मैट्रिक्स, समझने की बात है। बोला अलग अलग टाइप की कितनी एंट्री दे सकते हो, मतलब अलग अलग टाइप के कितने नंबर्स वहां इन्वॉल्व हो सकते हैं। हमने बोला यार देखो, ऑफ डायगोनल तो जीरो ही रहेंगे, तो एक टाइप के नंबर्स तो जीरो होते हैं ना, ये तो इधर जीरो ही रहेंगे, वेरिएशन बस इसमें कर सकते हो अलग अलग। तो एक टाइप का नंबर इधर है और इधर कितने, जितने डायगोनल में एलिमेंट्स होंगे उतने अलग अलग दे सकते हो। तो टोटल डायगोनल में कितने होते हैं,
टोटल डायगोनल में n एलिमेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे n अलग अलग एंट्रीज दे सकते हो। अलग अलग एंट्रीज का मतलब तीनों अलग अलग नंबर्स हों, ठीक है ना। और बोला है टोटल नहीं, टोटल मैक्सिमम नंबर, टोटल में नहीं होगा, यहाँ पे टोटल तो कुछ भी नहीं होता है, मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ हम अलग अलग 3 दे दें और ये एक 0 तो फिक्स है, तो 4 हो गए ना इस केस में। अब यदि मैं 4 × 4 का करूँ तो यहाँ अलग अलग 4, डायगोनल में अलग अलग 4 और एक 0 5, मतलब जितने डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे उससे एक ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा n+1, राइट है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो इसको समझ लो, बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ 30 मार्क मतलब इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं कि 30 मार्क वाला काम करना हमें। तो हमने डायगोनल एलिमेंट्स देख लिया, अब डायगोनल एलिमेंट्स और डायगोनल मैट्रिक्स देख लिया। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद हम 8th पे जाते हैं, एंड दैट इज स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। स्केलर मैट्रिक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स देखो क्या होता है, ध्यान से, ये अपने आप में एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। इट इज एन डायगोनल मैट्रिक्स, मैं लिख रहा हूं इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो एक बात तो क्लियर हो गई, जैसे ही हमने देखा कि इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब डायगोनल क्या होता है, अपने आप में स्क्वायर होता है, मतलब ये स्क्वायर होगा ही होगा, और डायगोनल की भी प्रॉपर्टी लेगा ये। तो डायगोनल में क्या होगा, सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे। तो इतने से इसको इतना चीज मिल गया, स्केलर मैट्रिक्स को क्या क्या मिल गया अभी तक, कि सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0 कर दो और स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। उसके बाद क्या बोलेगा, ठीक है ना, स्केलर मैट्रिक्स में कि इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स एंड, अब मुद्दा, अब इसकी स्पेशलिटी क्या है कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं ना वो सेम हो जाएंगे, एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, और डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, मतलब एक ही जैसा रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छा देखो, इसको और एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इसमें, ठीक है ना। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए जो छूट गया था, कुछ दिक्कत नहीं है, A = Aij, ठीक है, जो भी n × n आपको देना ही पड़ेगा, वेयर Aij is equal to 0 if I is not equal to j। समझ रहे बात को, मतलब जहाँ पे i और j बराबर नहीं होगा वहाँ 0 देना है आपको। क्यों, इसी में तो i और j बराबर होता है ना, डायगोनल एलिमेंट्स में i और j बराबर होता है कि नहीं। तो जहाँ पे नहीं होगा वहाँ 0 देना पड़ेगा। देखो यहाँ पे नहीं होता है, वहाँ 0 दिया हुआ है, तो ये ऐसे भी बना सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। कोई बहुत ऐसा कंसेप्ट नहीं छूट गया था कि इससे मतलब तूफान आ जाए, ठीक है ना। तो ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल दे सकता हूँ, बहुत आसानी से दे सकता हूँ। बार बार मैं 3 × 3 का मैट्रिक्स क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर 3 × 3 का आता है, डिटर्मिनेंट भी आता है, इसलिए ले रहा हूँ। तो यहाँ पे यदि मैंने 4 दे दिया और यहाँ 0 0, तो यहाँ पे 0 4 0 और 0 0 4, ये भी 3 × 3 का होगा। तो पहली बात स्क्वायर है, डायगोनल है, और सारे एलिमेंट्स सेम हैं, सारे एलिमेंट्स सेम है ना, बात क्लियर हो गई। तो ये क्या हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। सारे एलिमेंट्स मतलब डायगोनल के सारे एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो बहुत क्लियर है। अब इसमें अब बाकी सारी चीजें, इसमें क्या होगा, अब ये सारी चीजें पूछो तो उसमें थोड़ी सी वेरिएशंस आएंगी, ये सब कुछ तो सेम ही रहेगा। ये क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज, एक इधर और एक टाइप का इधर, 2 नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एंट्री कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ वेरिएशन खत्म हो गया ना, इसलिए। अब देखते हैं हम 9th, एंड दैट विल बी यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो क्या होता है यूनिट मैट्रिक्स, की बात समझना आप, राइट है। तो यूनिट मैट्रिक्स भी नाम से और अच्छा, यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। यूजुअली आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है, बात से कुछ समझ में आ रहा है, यूनिट मतलब 1, आइडेंटिटी, ठीक है ना। होता क्या है, देखो ध्यान से, इट इज, मैं देखो कैसे रिलेट कर रहा हूं, मैं सीक्वेंस कैसे बता रहा हूं, इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स, इट इज अ टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, इट इज अ टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। तो जैसे ही आपने टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स देख लिया, तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि स्केलर है तो डायगोनल होगा, डायगोनल है तो स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर तो होगा ही होगा, क्लियर हो गया कि स्क्वायर होगा। अब स्केलर है, स्केलर की प्रॉपर्टी होगी इसमें, सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे और डायगोनल एलिमेंट्स सेम होंगे, बट डायगोनल एलिमेंट्स सेम में क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे, एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स
ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। यदि ऐसा होता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो आप। यदि मान लो ए है मेरे पास तो ये है 1 0 0 1, देखो 2 इंटू 2 का ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसको हम यूजुअली ऐसे बोलते हैं I2। I2 हमें क्या बताएगा कि 2 इंटू 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अच्छा, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं, इसकी खासियत होती है, इसके पास एक स्पेशलिटी होता है, इसका नोट लिख लो। ठीक है ना, नोट इसको दे देते हैं थोड़ा सा। नोट क्या होता है कि डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1, इसीलिए आइडेंटिटी होता है डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ एनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब समझ रहे हो ना, किसी भी ऑर्डर का विल बी 1। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। तो आई होप आप बात को समझ गए होंगे। ठीक है ना, तो इसको भी आप लिखने का ऐसे तरीका लिख सकते हो ना, ये वाला तरीका। कैसे लिखोगे इसको, देखो यदि मैं इसको लिखना चाहता हूं यहाँ पे तो क्या लिखूंगा, a इक्वल टू, और i ले लो ना, i इक्वल टू aij n क्रॉस n। ठीक है, ये तो ठीक है। उसके बाद जब i j बराबर नहीं हुआ तो 0, इफ i इज नॉट इक्वल टू j देन a i j क्या हो जाएगा 0, एंड इफ i इक्वल टू j देन a i j क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये सारी चीज आपको पता है यार, ये सब कुछ वैसे ही लिखा हुआ है ना, कुछ अलग से थोड़ी लिखा हुआ है। या आप आई जे की जगह ये जो कंडीशन लिखा है ना कि इफ आई इक्वल टू जे, मैं लिख दूँ ए आई आई 1 हो जाएगा। ए आई आई का मतलब यही हो गया। और मैं इसका और भी एग्जांपल दे सकता हूँ, वैसे अभी आगे आने वाला है तो अभी सारे एग्जांपल दे दूंगा तो बाद में तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो आई होप आप बात को समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ खास है नहीं यार, समझ रहे बात को। तो बात को समझ रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हो तो दिक्कत होने वाली है। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसके 1 या 2 बचा हुआ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं। ये 3 बचे हुए छोटे छोटे हैं, 5-10 मिनट में हो जाएगा खत्म। उसके बाद हम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर का लेंथ लंबा ना हो जाए इसलिए इस लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।